बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज से 750 साल पहले की बात है। इटली में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था दांते। शायद आपने पहले भी दांते का नाम सुना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई के दौरान दांते के बारे में जरूर पढ़ाया जाता है। लेकिन आज मैं आपको दांते से जुड़ी एक ऐसी घटना सुनाने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दरअसल दांते की यह घटना न केवल नई होगी बल्कि हैरान कर देने वाली भी होगी। मैंने इस विषय पर एक समय में एक लेख भी लिखा था। यह घटना शुरू होती है 16वीं सदी के इटली से। इटली एक छोटा सा यूरोपीय देश इटली, जो बलूचिस्तान से भी छोटा एक यूरोपीय देश है। वहां लगभग 15 लाख पाकिस्तानी रहते हैं, लेकिन जहां पूरे पाकिस्तान में हर साल मुश्किल से 10 लाख पर्यटक आते हैं, वहीं केवल इटली में हर साल 6 करोड़ से ज्यादा लोग घूमने फिरने या टूरिज्म के लिए पहुंचते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? इटली में ऐसी क्या खास बात है? अगर आप इस सवाल को लोगों से पूछें तो ज्यादातर लोग कहेंगे कि इटली की इतिहास, सुंदर वास्तुकला, कला और पेंटिंग्स, यह सभी चीजें बेहद आकर्षक लगती हैं। और यह बात सच भी है। इटली की वास्तुकला, पत्थरों से बनी हुई सुंदर इमारतें, वहां के महल और बाग बगीचे पूरी दुनिया में मशहूर हैं। लेकिन सवाल उठता है, यह सब किसने बनाया? किसने वहां इतनी खूबसूरत इमारतें और आकर्षक जगहें बनाई जो आज करोड़ों लोगों को अपनी ओर खींच रही हैं? कौन था वह जीनियस जिसने इटली को दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक बना दिया? रिनेसां आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी के इतालवी शहर फ्लोरेंस में एक क्रांति शुरू हुई, जिसे दुनिया रिनेसां, पुनर्जागरण के नाम से जानती है। शायद आपने इसका हिंदी नाम भी सुना होगा। यूरोप का पुनर्जागरण युग यह वह युग था जिसमें यूरोप वासियों ने नए नए ज्ञान खोजे, बेहद खूबसूरत इमारतें बनाईं और अत्यधिक सुंदर चित्रकला का निर्माण किया। इनमें से कुछ पेंटिंग्स के नाम शायद आपने सुने होंगे, जैसे लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा, माइकल एंजेलो की द क्रिएशन ऑफ एडम। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इतने सारे नए नए ज्ञान और आविष्कार एक साथ कैसे प्रकट होने लगे? किसने यूरोपीय लोगों को अचानक उस अंधकार युग से निकालकर पुनर्जागरण युग में प्रवेश दिलाया? पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुई? यूरोप का पुनर्जागरण युग शुरू हुआ था इतालवी शहर फ्लोरेंस से। रिनेसां शब्द पहली बार जॉर्जियो वसारी ने अपनी किताब लीविता, जीवन में, रिनेसिता यानी एक नई शुरुआत के अर्थ में इस्तेमाल किया। इस युग की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी प्रिंटिंग प्रेस। और क्या आपको पता है प्रिंटिंग प्रेस पर छपी सबसे पहली किताब कौन सी थी? गुटेनबर्ग बाइबल, जो 1450 में प्रिंट हुई थी। इसकी वजह से ईसाई धर्म पूरे यूरोप में तेजी से फैलने लगा। इसी वजह से आज यूरोप का 36% हिस्सा ईसाई है। आगे जारी रखें। अब आपको अंदाजा हुआ कि रिनाइसांस का दौर इतिहास में किस कदर अहम है। इस दौर में ऐसे ऐसे पेंटर्स पैदा हुए जिन्होंने बाइबल में बताए गए दृश्य इटली के चर्चों और उनकी पूजा स्थलों में बनाए। वे लोग आर्ट और संस्कृत को एक साथ लेकर चले। यूरोप में नए नए इल्मों का आगाज हुआ, जिसे हम रिनाइसांस कहते हैं। और इस तहरीक को ट्रिगर करने वाले शख्स का नाम था दांते अलघिएरी, 13वीं सदी में पैदा होने वाला एक इतालवी लेखक। लेकिन दांते ने ऐसा क्या लिख दिया था जो इससे पहले कभी नहीं लिखा गया था? और यहीं से शुरू होता है इस वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा। दांते से पहले इटली के साहित्य की जबान थी लैटिन, जबकि आम जनता तो इतालवी जबान बोलती थी। इसका मतलब यह हुआ कि इतिहास, दर्शन और धर्म पर लिखी गई हर चीज सिर्फ खास तबके तक ही सीमित रहती थी। वे लोग जो लैटिन पढ़ना और लिखना जानते थे, यानी इटली की सिर्फ और सिर्फ एलीट क्लास, और वे लोग आम जनता से अपने इल्म को शेयर नहीं करते थे। लेकिन दांते इतालवी जबान के बहुत सारे लहजों और डायलेक्ट से वाकिफ था, इसीलिए उसने आम जनता में बोले जाने वाले सारे लहजों को इकट्ठा किया और सादी सी इतालवी जबान में अपनी मास्टरपीस कविता लिखी, द डिवाइन कॉमेडी। और ये कविता इसलिए दांते की मास्टरपीस मानी जाती है क्योंकि इस कविता की 14,000 से ज्यादा लाइनों में दांते ने जो सादी इतालवी जबान लिखी है, वह जबान आज तक इटली में बोली जा रही है।
और इसी वजह से आज भी इटली के लोग दांते को कहते हैं एल सोमो पोएटा, यानी एक सुप्रीम लेखक। यही वजह है कि आज भी इतालवी जबान का दूसरा नाम है ललंगुइदी दांते, यानी दांते की जबान। दांते की द डिवाइन कॉमेडी ने आम आदमी और डिवाइन क्लास के बीच मौजूद भाषा की इस दीवार को तोड़ दिया था। अब क्योंकि द डिवाइन कॉमेडी आम आदमी की जबान में लिखी हुई थी, इस वजह से फ्लोरेंस के दूसरे लोग भी सोचने पर मजबूर हो गए कि जिंदगी सिर्फ खाने पीने और सोने जागने से ज्यादा भी किसी चीज का नाम है। और यूं धीरे धीरे दांते पूरे यूरोप में पढ़ा जाने वाला बड़ा लेखक बन गया। वह इसलिए क्योंकि दांते का स्टाइल कोई और लेखक नहीं अपना सकता था। दांते जैसा लिखना किसी के लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन ऐसा क्या था द डिवाइन कॉमेडी में कि इस कविता ने यूरोप के सोचने के तरीके को ही बदल दिया। असल में, और आप तो कॉमेडी को किसी मजाकिया बात के रूप में समझते हैं, लेकिन नहीं, द डिवाइन कॉमेडी में कुछ भी मजाकिया नहीं है, बल्कि होता यह था कि 13वीं सदी के यूरोप में हर वह कहानी जिसका अंजाम खुशगवार होता उसे कॉमेडी कहते, और हर वह कहानी जिसका अंजाम दुखद होता उसे ट्रेजेडी कहते थे। अब मैं आपको बताता हूं कि द डिवाइन कॉमेडी दांते की मास्टरपीस क्यों है। दांते एक जीनियस था और वह अपने शब्दों में चीजों के कई कई मतलब लिख सकता था, और ऐसा लगता था कि द डिवाइन कॉमेडी लिखते वक्त दांते की पूरी जहालत उसका साथ दे रही थी। उदाहरण के तौर पर इस कविता की शुरुआत में ही दांते लिखता है मिडवे अपॉन द जर्नी ऑफ लाइफ, यानी जहां छिपे हुए अंदाज में दांते ने अपनी उम्र बता दी है कि वह 50 साल का है, क्योंकि जानने वाले ये बात जानते हैं कि बाइबल के अनुसार इंसान की औसत उम्र 70 साल है। फिर उसके बाद वह लिखता है कि मैं 2 जुड़वाओं से नीचे आया, यानी छिपे हुए अंदाज में उसने अपनी पैदाइश का महीना भी बता दिया है, क्योंकि 2 जुड़वाओं का मतलब है जेमिनी। फिर इसके बाद द डिवाइन कॉमेडी आगे बढ़ती है, और यहां से आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। द डिवाइन कॉमेडी में दरअसल दांते अपने एक इमेजिनरी सफर की कहानी बता रहा है कि कैसे एक घने जंगल में उसकी आंखें खुली जहां शेर, चीते और भेड़िए होते हैं। यानी छिपे हुए अंदाज में दांते जंगल को गुनाहों से भरी एक जिंदगी से तुलना कर रहा है, जिसमें ये जानवर असल में इंसान को निगल जाने वाले गुनाह हैं। लेकिन फिर वर्जिल नाम का पात्र दांते को इस घने जंगल या वर्जिल दांते को वह जगह दिखाता है जहां गुनाह करने वाले लोग अपने किए की सजा पा रहे हैं, और उस जगह का नाम है इन्फर्नो, जो दरअसल पिच से पिच बना हुआ एक गड्ढा है जिसमें 9 गड्ढे हैं, और सबसे निचले गड्ढे में वे लोग सजा पा रहे हैं जो सच और झूठ की लड़ाई में सच का साथ नहीं देते थे। यह कविता थी जिसने लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी से हटकर भी सोचने पर मजबूर किया। उन्हें चीजों में नए अर्थ नजर आने लगे, और इस तरह एक नए दौर की शुरुआत हुई जिसे हम आज रिनेसां के दौर के नाम से जानते हैं। और दांते के इस एहसान की वजह से उसे एक टाइटल भी दिया गया था, दी ओरिजिनल जीनियस, वह शख्स जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने यूरोप को बदल दिया। अब इस पॉइंट पर पहुंचकर मैं आपको एक खास बात बताऊंगा। द डिवाइन कॉमेडी में दांते ने अपना सफर एक जंगल से शुरू किया था, और इस पूरे सफर में वर्जिल उसके साथ रहता है, जो दांते को इन्फर्नो और वहां मौजूद गुनाहगारों को दिखाने के बाद उसे आकाश की तरफ ले जाता है, जहां दांते को मानवता के बड़े बड़े लोग मिलते हैं, वे लोग जिन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया। और इस कविता के अंत में दांते की मुलाकात आखिरकार खुदा से होती है, और इस तरह इस कविता का समापन एक खुशगवार नोट पर होता है, जिसके कारण इसे द डिवाइन कॉमेडी का नाम दिया गया। लेकिन क्यों? क्या चीज थी जिसने दांते से एक इतनी शानदार कविता लिखवाई, जिसने पूरे यूरोप के सोचने का तरीका बदल दिया? और अब यह उनकी बात आपको चौंका सकती है। क्या आपको याद है मैंने कहा था कि दांते से पहले का सारा साहित्य सिर्फ लैटिन में प्रकाशित होता था? दांते से 1 साल पहले ही एक और किताब भी लैटिन में ट्रांसलेट हुई थी, जिसका नाम था लेबर स्कलाए मुखमती, यानी मोहम्मद का आसमानी सफर, जिसमें एक फरिश्ता जिब्राइल मोहम्मद सल्लल्लाहु को जमीन से लेकर आसमानों की तरफ ले जाते हैं, जहां वे उन्हें जन्नत और जहन्नम दिखाते हैं। फिर उस पर मौजूद गुनाहगारों को भी एक ऐसा सफर दिखाया जाता है जिसमें मोहम्मद
हर आसमान में एक बड़े नबी से मिलते हैं, वे लोग जिन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया। और फिर आखिरकार जिब्राइल मोहम्मद सल्लल्लाहु को लेकर सिदरत उल मुंतह तक जाते हैं, जहां से आगे फिर द्वेलम ऑफ गॉड है, वह जगह जहां दांते ने अपनी डिवाइन कॉमेडी खत्म की, वह आंदोलन जिसने यूरोप में पुनर्जागरण को जन्म दिया, उसकी शानदार वास्तुकला, वह आंदोलन जिसने यूरोप के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। आज लोग दांते को इस आंदोलन के पीछे का व्यक्ति कहते हैं, लेकिन दांते की उत्कृष्ट कृति के पीछे की प्रेरणा हमारे आखिरी पैगंबर श्रम के पैमाने पर मुखमती की हदीस ए मिराज है। आपको इसका मतलब पता है? इसका मतलब यह है कि दांते कोई मौलिक प्रतिभा नहीं है। दांते के पीछे की प्रेरणा यूरोपीय लोगों के विचार और धारणाएं और उनका नया ज्ञान नहीं है, बल्कि हमारे पैगंबर की प्रेरणा है। क्या आप जानते हैं कि टेस डेलाइट ने दांते को एक शीर्षक दिया था, द ओरिजिनल जीनियस? लेकिन दांते इस उपाधि के वास्तविक स्वामी नहीं हैं, बल्कि मोहम्मद इस उपाधि के वास्तविक स्वामी हैं। वह एक सच्चे जीनियस हैं। ऐसा कहा जाता है कि दांते की शैली की नकल नहीं की जा सकती, लेकिन क्या आपको याद है कि दांते ने द डिवाइन कॉमेडी में इन्फर्नो के बारे में क्या लिखा था? उन्होंने लिखा, मैंने एक गड्ढा देखा जो 9 स्तरों वाला था और पीछे की ओर मुड़ा हुआ था, और उसमें अपराधियों को सजा दी जा रही थी। क्या आप जानते हैं कि दांते ने इसे कहां से कॉपी किया है? हदीस साहित्य में ही हजरत अबू हुरैरा आरय ने कहा, मुझे एक सपना दिखाया गया था जिसमें मैंने नर्क देखा, जो एक गहरे गड्ढे की तरह था और जिसके पीछे मंच था और पापी उसमें मौजूद थे। क्या आपको याद है कि दांते के इन्फर्नो के आखिरी गड्ढे में होने के बारे में किसने लिखा था? जिन्होंने सत्य और असत्य की लड़ाई में सत्य का साथ नहीं दिया, जिन्होंने कुरान के दौरान अपनी तटस्थता बनाए रखी। क्या आप जानते हैं कि दांते ने इसे कहां से कॉपी किया है? हदीस ए इंशान की आयत 145 में कहा गया है, कपट्टी लोग नर्क के सबसे निचले स्तर पर जाएंगे। सभी को धन्यवाद। आज मिलते हैं अगले एपिसोड तक। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहें।